गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, myself डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम अंडरस्टैंडिंग दिस सेल्फ पेपर के अंतर्गत जो बीएड सेकेंड ईयर का कंपलसरी पेपर है जिसका इंटरनल असेसमेंट होगा, आज इसमें हम आत्मवर्णन के विकास में शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका है। आत्मवर्णन से ही तात्पर्य है कि हम अपने आप के जो भाव विचार जो हमारे अंतर मन में होते हैं और हमारे बाह्य व्यवहार के रूप में परिलक्षित होते हैं, हमारे कार्य और व्यवहार के द्वारा उनका हम किस प्रकार से प्रकटीकरण करते हैं, तो वो भाव और विचारों का प्रकटीकरण ही आत्मवर्णन कहलाता है। अब इस आत्मवर्णन है क्या, इसके उद्देश्य आवश्यकता पर पूर्व में वीडियो अपलोड हो चुका है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा और उसके पश्चात ये इसका नेक्स्ट पार्ट है कि आत्मवर्णन के विकास में शिक्षक और विद्यालय की भूमिका। अब इसमें जो सबसे पहली भूमिका है, इससे पहले कुछ डिस्कस करते हैं हम कि आत्मवर्णन की जो स्थिति का विकास है, शिक्षक को प्राथमिक स्तर पे ही अपने बालकों को ऐसे अवसर विद्यालय के अंतर्गत कक्षा की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे बालक में अपने आप को वर्णन या आत्मवर्णन करने का एक तरह से इस क्षमता का विकास हो और वो अपने अंदर के जो भाव है उसे प्रकट कर सके, पर्टिकुलर चीज के प्रति उसके क्या विचार है उसको व्यक्त कर सके। इस प्रकार विद्यालय ही वह सर्वोत्तम व्यवस्था बालकों को उपलब्ध करा सकता है जिसमें बालकों के लिए अपने सर्वोत्तम रूप से आत्मवर्णन कर सके, उसमें अभिव्यक्ति का कौशल विकसित हो जिसके द्वारा वो अपने आंतरिक मनोभावों विचारों को व्यक्त कर सके। तो इसलिए आत्मवर्णन के विकास में शिक्षक और विद्यालय की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। अब उस भूमिका को हम बिंदुवार स्टडी करेंगे। सबसे पहला इसमें आता है मानवीय मूल्य संबंधी शिक्षा की व्यवस्था। तो विद्यालय का वातावरण इस प्रकार से विकसित किया जाए जिसमें जो विद्यार्थी है उसमें मानवीय मूल्यों की शिक्षा बालक को मिल सके, क्योंकि जब मानवीय मूल्य जैसे प्रेम है, सहयोग है, दया है, करुणा है, ये सारे क्या है, हमारे आत्मसंतोष है, ये हमारे मानवीय मूल्य है और इन मानवीय मूल्यों के विकास के लिए हमारी शिक्षा की व्यवस्था का कार्य विद्यालय के द्वारा किया जाता है और इसे ट्रांजैक्शन करने का कार्य एक शिक्षक का होता है। तो शिक्षक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही शिक्षक का आ जाता है कि शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपने एग्जाम्पल के माध्यम से, अपने स्वयं के उदाहरण के माध्यम से इन मानवीय मूल्यों के हिसाब से अपनी शिक्षण की व्यवस्था को निर्धारित करे जिससे बालक अपने जो भी आंतरिक उसके मन में जो विचार है, भाव है, उसको वो व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार उसके अंदर आत्मवर्णन का विकास होगा। दूसरी इसमें जो मेन बात है वह है सेकंड, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। अब नैतिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय की समस्त गतिविधियां अपने आप में नैतिक हो, शिक्षक द्वारा अपना व्यवहार और आचरण नैतिकता से परिपूर्ण हो, तब जाकर के बालक में उन नैतिक गुणों, उन नैतिक मूल्यों को हम पोषित कर सकते हैं स्वयं के एग्जाम्पल द्वारा, विद्यालय के वातावरण के द्वारा। अब इसमें नैतिक मूल्य के लिए या नैतिक शिक्षा के लिए या तो पर्टिकुलर विषय चलाया
बल्कि बहुत सारी कमेटीज द्वारा कहा गया है कि आप नैतिक शिक्षा के लिए विविध विषयों के अंतर्गत ही अपनी गतिविधि का इस प्रकार से, अब आपकी जो गतिविधि है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित भी हो सकती है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित भी हो सकती है, मैनेजमेंट संबंधी गतिविधियां, विद्यालय के अन्य कार्य संबंधी गतिविधियां भी हो सकती है। तो इन सभी गतिविधियों के अंदर आप अपने आप को नैतिक रूप से एक आदर्श प्रस्तुत करें, तभी बालकों में उस नैतिक शिक्षा का बीज एक तरह से पुलकित होगा और फिर शिक्षक समय समय पर उसे अपने आइडियोलॉजी, अपने आदर्शों के माध्यम से, अपने आचरण, अपने कार्य व्यवहार के माध्यम से उसे एक आदर्श पानी पोषित करेगा, जिससे उसमें नैतिक मूल्य और नैतिक गुणों का विकास होगा। तो सबसे पहले विद्यालय की इस विविध गतिविधियों के अंदर हम नैतिकता को इन्वॉल्व करें और बालक जब उसी, तो इस प्रकार बालकों को भी क्या है, जब विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नैतिक शिक्षा से संबंधित ऐसे कार्य व्यवहार विद्यालय और शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे, तो वह भी उन कार्यों को फॉलो करेंगे और उससे रिलेटेड गतिविधियों में जब वो इन्वॉल्व होंगे तो अपनी आत्मवर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के कार्य जो है बालकों की नैतिक शिक्षा की व्यवस्था के दौरान आत्मवर्णन के लिए एक उपयोगी गतिविधि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है व्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था। व्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था। अब व्यवहारिक शिक्षा ऐसी एजुकेशन जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन क्या करती है, बालकों को वास्तविक वातावरण से संबंधित एक ऐसा ज्ञान प्रदान करती है जिसमें बालक उस व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में कर सकता है और उस व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित जो भी एक्सपीरियंसेस उसको अपने जीवन में होते हैं उसी के आधार पर उसकी सोच विकसित होती है, उसके विचार डेवलप होते हैं और वह अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत जो भी घटनाएं, तथ्य वो अपने जीवन में अनुभव करता है उसी का ही वो वर्णन करता है। तो इस प्रकार व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए ताकि इस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से बालक उस घटना, उस तथ्य को सोच विचार करके तर्क संगत रूप से प्रकट कर सके और यही आत्मवर्णन है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है समाज उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था। अब हमारी शिक्षा बेसिकली है क्या, समाज के लिए ही एक ऐसा नागरिक तैयार करती है जो भावी जीवन में जाकर समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। इसी प्रकार जॉन डेवी ने जो समाज है, जो हमारा विद्यालय है, उसको एक लघु समाज की उपमा दी है और ये विद्यालय क्या करता है, समाज उपयोगी कार्यों का ही समाज से संबंधित जो समाज की आवश्यकताओं को पूरी कर सके ऐसी शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय के अंतर्गत की जाती है। इसलिए विद्यालय को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। विद्यालय क्या है, समाज का दर्पण। जैसा समाज होगा वैसी ही उसकी शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली होगी, दर्पण कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये समाज उपयोगी शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जो आगे जाकर बालकों को काम में आ सके, समाज की आवश्यकताओं को पूरे करे, समाज की जो नीति नियम मर्यादाएं संस्कृति है उनका शिक्षा के माध्यम से उन संस्कारों को, उस सबसे पहले तो उस ज्ञान को, उस संस्कृति की पहचान कराए कि हमारे समाज की संस्कृति इस प्रकार की है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो समाज उपयोगी शिक्षा होगी। इसमें बेसिकली हम जो समाज से जुड़ी हुई अगर एक बेसिकली जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो तो है ही, साथ में हम अदर पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हैं जो समाज
संबंधित है। तो इस प्रकार की जब गतिविधियां हम विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी तो वह जो शिक्षा होगी वो समाज उपयोगी होगी। और समाज उपयोगी शिक्षा से संबंधित जब गतिविधियों में बालक इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो उनकी आंतरिक मन स्थिति का इस प्रकार से विकास होगा जो समाज के लिए भी लाभदायक होगा और विद्यालय के लिए भी लाभदायक होगा। और जब इन्हीं गतिविधियों को उन्हीं कार्य व्यवहार के आधार पर जब उसकी भावनाएं विकसित होगी, उसके विचार अपने विकसित होंगे और वह जब उसकी अभिव्यक्ति करेगा वही आत्मवर्णन कहलाता है। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट्स है वह है सहभागिता के अवसर। सहभागिता के अवसर। अब विद्यालय के अंतर्गत समस्त प्रकार की गतिविधियों का आयोजन शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों के रूप में आयोजित की जाती है। शैक्षिक गतिविधियां हमारी कक्षा के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होती है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिशन जो क्लासरूम से बाहर विद्यालय परिसर के अंतर्गत आयोजित की जाती है, आउटडोर भी होती है विद्यालय परिसर के बाहर भी, उन समस्त गतिविधियों का उसके अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट होता है। और इन गतिविधियों के अंतर्गत जब कार्य व्यवहार बालकों को दिया जाता है कि जैसे हम कभी कैंप फील्ड ट्रिप कर रहे हैं, बालकों को भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, तो इस प्रकार का जब कार्य उनको दिया जाता है उसके लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उस फील्ड ट्रिप के दौरान वे बहुत सी बातों को सीखते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं और उसके आधार पर उनकी सोच विकसित होती है, उनकी मन स्थिति विकसित होती है, वो अपने भाव विचार क्रिएट करते हैं और समय समय पर उसका प्रकटीकरण करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, डिबेट करते हैं। तो ये सब अवसर क्या है, बालकों के आत्मवर्णन के लिए ही होते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विद्यालय कार्यक्रमों के अंदर जब बालकों की सहभागिता के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाएंगे बालकों को तो उनमें आत्मवर्णन ज्यादा विकसित होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। और नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है प्रदर्शन के अवसर। प्रदर्शन के अवसर। अब हम जब उसे बालकों को अपने कार्य व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो कक्षा की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो जिसे शिक्षक द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें भी बालकों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए। उन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रॉबिंग क्वेश्चन कहलाते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न किसी जिज्ञासा से संबंधित होते हैं, इंटेंसिव क्वेश्चंस हैं, तो इस प्रकार के अवसर बालकों को अपने आत्म अभिव्यक्ति के लिए शिक्षक को देने चाहिए। साथ ही जब इस विद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है तो उसमें भी प्रदर्शन के अवसर के माध्यम से बालक में क्या है, आत्म अभिव्यक्ति की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिसका हम बार बार भी कोट कर रही हूं मैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का या क्रियाओं की उचित व्यवस्था। उचित व्यवस्था इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं उसके अंतर्गत क्या होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कम से कम होता है, केवल एकेडमिक रिकॉर्ड विद्यालय का अच्छा मेंटेन हो, इसके लिए जो सब्जेक्ट है उन पे ही ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। अदर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनको वेटेज कम दिया जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि बालकों के आत्म अभिव्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो और इसके लिए जो भी संसाधन विद्यालय के अंतर्गत उपलब्ध हैं उनका तो उपयोग करें ही, साथ ही जो आवश्यक है, जो उन प्रतियोगिता के लिए एसेंशियल है, उनका भी जो मैनेजमेंट के द्वारा उनकी उचित
प्रबंधन किया जाए, उचित व्यवस्था की जाए, ताकि बालक इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत अपना रोल प्ले करें और इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उनकी मन स्थिति के अंतर्गत जो विचार और भावनाएं विकसित होती हैं, वही विचार और भावनाएं समय समय पर इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में परिलक्षित होती है, वह प्रदर्शित करता है और अपना प्रकटीकरण करता है और अपनी सोच विकसित करता है कि ये इस समय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इस प्रकार की प्रॉब्लम रही, आगे जाकर के शिक्षक के द्वारा या विद्यालय के मैनेजमेंट के द्वारा उन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे आत्म विकास में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका से संबंधित है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्तरदायित्व प्रदान करना। क्योंकि आजकल क्या है, विद्यालय की समस्त गतिविधियों को संचालित करने के लिए विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थियों के समूह बना दिए जाते हैं, जिन्हें संघ, सदन या क्लब के नाम से जाना जाता है। और यही संघ सदस्य के अंतर्गत जब बालक को पर्टिकुलर सांस्कृतिक प्रतियोगिता या सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य है, गायन है और कविता बोलना है, कविता स्पीच देनी है, वाद विवाद है और भाषण है, तो ये इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं हमारी, फैंसी ड्रेस है, ये सब क्या है, हमारी सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हैं। अब इन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में क्या है, जब इनका आयोजन होता है तो हम विभिन्न जो हाउस बने हुए हैं स्कूल के अंतर्गत, इन समूह के अंतर्गत जो विद्यार्थियों के समूह, इनको हम थोड़े थोड़े कार्यों को बांट दिए जाते हैं कि आप स्टार्टिंग में गेस्ट की ये व्यवस्था करेंगे, विद्यार्थियों को चुप रखने की, पेयजल की या नाश्ते की व्यवस्था है या कार्यक्रम के संचालन की व्यवस्था है। ये सारे छोटे छोटे काम हम उत्तरदायित्व के रूप में विद्यार्थियों के समूह को बांट करके उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास करें, ताकि आगे जाकर उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास हो सके और इन उत्तरदायित्वों को प्रदान करके आगे जाकर वह अपने जीवन में अपने इन गतिविधियों से संबंधित जो अभिव्यक्ति करेगा, जो विचार प्रस्तुत करेगा, वही आत्मवर्णन है। तो ये छोटी छोटी प्रतियोगिताओं के अंतर्गत जो उत्तरदायित्व की भावना का विकास हम इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से दे रहे हैं, इसमें विद्यालय और शिक्षक दोनों की ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट्स है वह आता है विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। अब डेफिनेटली इसमें बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हैं जो विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती हैं, का समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे शिक्षक के रूप में उनका आयोजन करना चाहिए। और विभिन्न प्रतियोगिताएं, चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो, रचनात्मक से संबंधित हो या सांस्कृतिक हो या साहित्यिक हो, तो ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं उनका समय समय पर आयोजन होने से बालक में रुचि भी बनी रहेगी और इन गतिविधियों में जब वो पार्टिसिपेट करेगा, अपनी अभिव्यक्ति करेगा, तो उससे उसका आत्मवर्णन की भावना का उसमें विकास होगा। अब इसके पश्चात जो है वह है
अब नेक्स्ट जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था। अब स्पिरिचुअल एजुकेशन हम स्कूली एजुकेशन में किस प्रकार से इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आज गवर्नमेंट द्वारा भी योग शिक्षा को कंपलसरी किया गया है, जिसे असेंबली के अंदर हम क्या करें, योग करवाएं बच्चों को, ताकि उनमें आत्म संयम की भावना का विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा, ध्यान उनका केंद्रण होगा। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो स्पिरिचुअल एजुकेशन की ओर से एक तरह से मूव करेंगे, उसके उस तरफ डाइवर्ट करेंगे, जिससे उसमें आध्यात्मिक शिक्षा का विकास होगा। इसके साथ ही इस आध्यात्मिक शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर शिक्षक के द्वारा भी क्या है, समय समय पर इस प्रकार की स्पीच दी जाए, एक तरह से नैतिक आदर्श जो आध्यात्मिकता लिए हुए हो वो बालकों के सामने प्रदर्शित किए जाए, ताकि बालक इस स्पिरिचुअल एजुकेशन को सीख सके, इस आध्यात्मिक शिक्षा को, और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सके। और जब उसी के आधार पर उसकी मन स्थिति विकसित होगी, उसमें नैतिकता का ज्ञान होगा, नैतिकता का विकास होगा, और यही जाकर के उसके आत्म विकास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीढ़ी डेवलप करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है वह है उचित संप्रेषण की व्यवस्था। उचित संप्रेषण की व्यवस्था। संप्रेषण क्षमता आत्मवर्णन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर बालकों में संप्रेषण अभिव्यक्ति का कौशल विकसित नहीं है तो वो अपना आत्मवर्णन नहीं कर सकता। तो उचित संप्रेषण की व्यवस्था के लिए प्राथमिक स्तर से शिक्षकों को क्या चाहिए कि वे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से बालकों को ज्यादा से ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोलैबोरेशन करने के लिए मोटिवेट करें, और यही मोटिवेशन बालकों में धीरे धीरे अपने विचारों, अपने भावों को अभिव्यक्ति करने के लिए ऐसे विचारों को संकलन करके तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करने के लिए व्यवस्था करेगा। और यही उचित संप्रेषण की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आगे चल करके बालक एक प्रभावी रूप से एक सक्षम, एक प्रभावशाली संप्रेषण कर सकता है। तो इसके लिए जो स्कूली हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे शिक्षक हैं, वो इस प्रकार की व्यवस्था करें जिसमें उचित संप्रेषण ज्यादा से ज्यादा बालक कर सके, और इस उचित संप्रेषण के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि जो अदर एक्टिविटीज विद्यालय में कक्षा से बाहर होती है उससे भी जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और इस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इन दोनों का इंक्लूजन जब होगा तब जाकर के बालक उचित संप्रेषण कर सकता है और अपने विचार, अपने भावनाओं को प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है छात्रों को अधिक महत्व देना। अधिक महत्व देना। अब छात्रों को अधिक महत्व देना से मतलब ये कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब परंपरागत शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था तो उसके अंदर केवल शिक्षक डोमिनेट होता था, शिक्षक का ही सर्वाधिकार होता था, वही केवल वन में संप्रेषण करता था, स्टूडेंट को केवल लिसनर, एक मौन श्रोतागण की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन आजकल जो आधुनिक तकनीक आई है, इनोवेशंस आया है, और बहुत सारी टीचिंग सहायक सामग्री इस प्रकार की हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं जिसमें अधिक से अधिक छात्रों को महत्व दिया जाता है। आज जो एजुकेशन पैटर्न है वो टीचर सेंटर्ड ना होकर के चाइल्ड सेंटर्ड मैथड हो गया है, और इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो कमेटीज है, पॉलिसीज है, वो भी आ रही है। अभी लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसमें टोटली फोकस किया गया है स्टूडेंट के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे अधिक महत्व देंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और अदर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, तो बालक के अंदर ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे, जिससे वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रस्तुत कर सकेगा। अब इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है
की व्यवस्था। अब ये जो पृष्ठ पोषण की व्यवस्था है, इसमें हम नॉर्मली हमारा जो फीडबैक इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक। अब जब बालकों को हम ज्यादा से ज्यादा फीडबैक को दे रहे हैं, उसमें अभिव्यक्ति की कौशल का विकास हो रहा है, तो उसकी जो पॉजिटिव क्रिया को आगे प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बालक को समय समय पर फीडबैक प्रदान करना चाहिए, उसके उस समस्त कार्य को अप्रिशिएट करना चाहिए जो विद्यालय के लिए उपयोगी है, विद्यालय की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए, समाज के लिए भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और समाज के विकास में भी वह टास्क आगे जाकर के एक अच्छा रोल प्ले करेंगे, जिससे समाज का विकास होगा, समाज में लोक कल्याणकारी भावना का विकास होगा और समाज इस प्रकार का स्ट्रक्चर उन स्टूडेंट्स के माध्यम से निर्मित करेगा जो राष्ट्र के विकास में भी अपना योगदान देगा। तो फीडबैक पॉजिटिव क्रिया को आगे बनाए रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बालक को इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे जाकर के धीरे धीरे वह पॉजिटिवनेस जब पाता है तो अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की कोशिश करता है और वह रुचि से उन समस्त गतिविधियों में भाग लेता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है और पाठ्यक्रम क्रियाओं से जुड़ी हुई होती है। तो ये फीडबैक इंपॉर्टेंट रोल है बालकों के अभिव्यक्ति के विकास में। एट द लास्ट पॉइंट हमारा जो है वह है कोचिंग पॉइंट्स। इसके अंतर्गत शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता थी। तो जब शिक्षक की भूमिका को हम बात कर रहे हैं तो शिक्षक की भूमिका क्या है? एक सुविधादाता के रूप में है। यानी आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें छात्रों को बहुत अधिक वेटेज दिया गया, महत्व दिया गया है, उसमें शिक्षक क्या है? एक फैसिलिटेटर है जो उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार से एक समस्त सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें आगे चल करके बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो वो समस्त सुविधाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी हुई हो सकती है, विद्यालय की अन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई हो सकती है। तो शिक्षक एक सुविधादाता की भूमिका का रोल प्ले करता है। अब ये सारी जो पॉइंट है ये बालकों के आत्मवर्णन के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि बालक अपनी आत्म अभिव्यक्ति कर सके और ये आत्म अभिव्यक्ति ही आगे चल करके बालक के अंदर एक नेतृत्वकारी क्षमता का विकास करती है जो आगे जाकर पूरे देश को, हमारे देश समाज को क्या कर सके? एक लीड रोल प्ले कर सके। अब इसके अंतर्गत हम आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अंतर्गत हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं आज कि आत्मवर्णन के विकास में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको क्या है? 250 वर्ड्स में करना है और डिफरेंट एग्जाम्पल आप उसको दे करके समझा सकते हैं। और साथ ही जब आप कॉलेज आए अपने साथ मास्क बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक आवश्यक हो घर से बाहर नहीं निकलिए। घर से बाहर जाते समय सदा अपने फेस पे मास्क लगा के रखिए और फेस पे मास्क इस प्रकार से लगाओ ताकि आपका चेहरा और नाक मुंह अच्छी तरह से ढका हुआ हो। और इसमें आप 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों से बनाए रखें। और खांसी, छींक आदि जो सिम्टम्स है बुखार वगैरह के हो तो आप जाकर के तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में कोरोना वायरस के बचाव
जॉब की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है उसके आप पोस्टर बना के लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल होगा। सो थैंक यू।